क्या विपुल शाह ने एक टेम्पलेट चुन लिया है और उसी के तहत वो फिल्में बना रहे हैं, जैसे केरला स्टोरी बनाई, बस्तर बनाई? अगर इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने आए और आपको लगे कि अगर ये फिल्म मैंने नहीं की तो मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। कर्ली हेयर्स की वजह से आपको ऑडिशन में भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। हाँ, तो शुरुआती तौर पे बहुत सारी चीज़ें, कर्ली हेयर, तो नेक्स्ट डे मैं एकदम स्ट्रेट हेयर लेके गई, इतने देर से तुम्हारे स्ट्रेट बाल है। केरला स्टोरी के समय ये बड़ा मसला उठा था, वो जो आप लोग 32,000 की 35,000 का किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया और वो डिस्क्रिप्शन चेंज किया और 3 किया। मैंने 20 फिल्में बनाई होंगी ज़िंदगी में, उसमें से 18 फिल्मों में हिंदू विलन है, 2 फिल्में हैं उसमें मुस्लिम विलन है। तब तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम हिंदुओं के अगेंस्ट हो। कि जेएनयू में जो पॉलिटिक्स होता है आमतौर पे वो देश के खिलाफ जाता है। ये हम सब जानते हैं 76 जवान वहाँ शहीद हुए और उसका जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में उसका एक बहुत ही विभत्स सेलिब्रेशन भी किया गया। वहाँ पे एक लड़की जो हम लोग मिले थे, शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 7 मंथ्स और उन्होंने बताया नहीं था किसी को, ताकि वो फिर भी ड्यूटी कर सके। अक्षय, सलमान और अजय का सवाल है, वो तीनों बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं। वो सेट पे आके सीन पहली बार देखते थे। तिग्मांशु ने कश्मीर फाइल्स और इस तरह की इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों को ख़राब कहा, घटिया कहा। मुझे उनका हर काम अच्छा नहीं लगता। नसीर साहब हमारे बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं, उस प्रतिक्रिया को मैं सर आंखों पे, लेकिन सर बड़ों की तरह बिहेव भी करना चाहिए। वो ठीक है। अगर मैं आपको भगवान मानता हूँ, आपको भगवान बनना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं है, फिल्म ना देख के अगर आपने कमेंट करेंगे तो मुझे आपके ऊपर मेरा कोई रेस्पेक्ट बचा नहीं। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, बहुत विवादों में रही, द केरला स्टोरी, और अब एक फिल्म उसी के मेकर्स एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। उसी की कास्ट मेकर्स हमारे साथ हैं। कभी कभी आप सोच रहे होंगे इतना छोटा सा इंट्रो क्यों, और इंट्रो देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी कुछ लोग को इंट्रो की ज़रूरत होती नहीं है, तो मैंने सोचा इंट्रो नहीं देते हैं आज। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो इसी से शुरू करेंगे कि मतलब फिल्म से इतर शुरू करते हैं। फिल्में, व्हाई डू यू मेक फिल्म्स, या आप फिल्में क्यों करती हैं? जैसे किसी का काम होता है कि वो एंटरटेन, किसी से बात करो तो कहते हैं हमारा काम है कि सिर्फ एंटरटेन किया जाए जनता को। कोई कहता है कि सिर्फ सोशल रिफॉर्म के, ऐसे आर्ट फिल्में वगैरह। आप लोग का क्या पर्पज़ है फिल्में बनाने का? मेरा पर्पस बहुत क्लियर रहा है वर्षों से, मुझे इसके अलावा और कोई काम आता नहीं। और मेरे फैमिली में एक बिज़नेस भी है, मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं वो कभी कर नहीं पाया। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं बिल्कुल उसमें मेरा मन कभी लगा नहीं। मैं ऐसा कोई पर्पज़ लेके नहीं करता कि मैं सिर्फ एंटरटेन करूँगा या मैं सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म पे फिल्म बनाऊँगा। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं कौन सी कहानी से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का 1.5 साल 2 साल एक फ़िल्म में जाते हैं, तो वो 2 साल की ज़िंदगी क्या मैं एक मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल खुशी के साथ जी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जब आप एक ऐसी फिल्म करते हैं कि जो आप करना नहीं चाहते, तब आपको वो 2 साल बहुत भारी पड़ते हैं, आपको बहुत तकलीफ देते हैं। ऐसी कोई फिल्म की कभी की जो करना नहीं की मैंने, यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी की नहीं। कोई भी फिल्म हो, छोटी हो बड़ी हो, एंटरटेनिंग हो या ये केरला स्टोरी हो, बस्तर हो, मैंने हर फिल्म वही बनाई जिसमें मेरा दिल 100% इन्वॉल्व था। कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ नहीं चलती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेरे पर्पज़ से फिल्म बनाता हूँ और फिर लोगों तक ले जाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ दर्शक भी वही सोचते हैं, तो हम जुड़ जाते हैं, तो फिल्म बहुत चलती है। जैसे केरला स्टोरी में हुआ और अब बस्तर में हुआ। अब जैसे बस्तर का जो रिसर्च मुझे सुदीप्तो दादा ने दिखाया, तो उसमें इतनी सारी भयानक बातें। देखिए, हम सब जानते हैं 76 जवान वहाँ शहीद हुए और उसका जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में उसका एक बहुत ही विभत्स सेलिब्रेशन भी किया गया। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि एक 4 महीने के बच्चे को आयरन रॉड सर पे मार के मार दिया गया। मैंने उस रिसर्च में देखा कि 8 बच्चों को अपनी माँओं से छीन के जलती हुई आग में ज़िंदा जला दिया गया। और बहुत सारे ऐसे एपिसोड हुए जिसमें 52 जवानों को शहीद कर दिया गया, 36 जवानों को शहीद कर दिया, मतलब हज़ारों की संख्या है। आप सोचिए कि NHRC का जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा, वो कहता है कि माओवादी हिंसा में 50,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं और कश्मीर का
ऑफिशियल आंकड़ा है 47,000। कितने सालों का है? कश्मीर का 2-3 डिकेड का होगा। नहीं, कश्मीर का नंबर है 1952 से। अच्छा। अब आप सोचिए, नंबर है 67 से। अब आप सोचिए कि 3 दशकों तक कश्मीर मीडिया में, देश में, इंटरनेशनली हर जगह कश्मीर पे चर्चा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा लोग मरे हैं जहाँ पे उसकी चर्चा नहीं होती। बस्तर में सड़कें बनाने की कोशिश अगर गवर्नमेंट या लोग करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं तो स्कूल उड़ा दिए जाते हैं। हॉस्पिटल नहीं बनने दिया जाता, पानी की पाइप नहीं। ये सब जब आप सोचते हैं, आप सोचिए कि भारत का झंडा बस्तर में फहराना मना है, आप फहरा नहीं सकते। पिछले साल 15 अगस्त को 19 गांवों में भारत का झंडा फहराया गया और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानने लगे लोग, जबकि 3000 गांव ऐसे हैं, 3200 गांव ऐसे हैं जहां आज भी भारत का झंडा नहीं फहराया जाता। ये मतलब ये 3200 गांव जैसे आप कह रहे हैं, तो इसका कोई आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा? ये आंकड़ा कैसा है मैं आपको बताऊं। बस्तर की ऑलमोस्ट 60% ऑफ बस्तर जो है ना, वो एक अबुझमार करके एक जंगल है। अच्छा। उस जंगल के अंदर है, जिसकी ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है वो। तो अबुझमार के अंदर करीबन 4000 गांव है, जिस 4000 गांव में 3200 3300 गांव माओवादियों की कब्जे में है, जहां पे अभी भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच नहीं पाता। अच्छा। वो सारे जो गांव है ना, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट और कोरबा डिस्ट्रिक्ट, कुछ हद तक जगदलपुर, कुछ हद तक दांतेवाड़ा, ये सब जो जगह है ये उसमें फैला हुआ है। तो ये बस्तर क्या मंडल ये है? बोला जाता था कि सलवाजुदुम जो मूवमेंट हुई थी उस समय पे एक आंकड़ा बनाया गया था, क्योंकि वो ट्राइबल मूवमेंट था। तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक स्टडी किया था। उस स्टडी के मुताबिक करीबन 4000 गांव उसमें इफेक्टेड था, जिनमें से 3000 के आसपास की गांव डायरेक्टली आज भी सफर्ड है। ये जो 3200 की आंकड़ा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर और NHRC की डेटा में ये उपलब्ध है, आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, रिसर्च की अभी बात कर रहे थे, उस पर भी आएंगे। अदा, आप बताइए पहले तो क्या रोल है आपका इसमें, दर्शकों के लिए बताइए। हालांकि ये बहुत क्लीशे सवाल होता है किसी इंटरव्यूअर के लिए। क्या रोल है आपका, क्या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? जी, मैं नीरजा माधवन का रोल प्ले कर रही हूँ एंड रियल लाइफ लड़कियों से ही इंस्पायर्ड है जो CRPF कैंप्स में हम लोग गए थे। एंड वहाँ बिलीव नहीं करोगे पर उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। बिकॉज वी हियर, हम लोग पढ़ते हैं, पर आई होप कि मूवी में हम लोग थोड़ा तो एटलीस्ट दिखा सकते हैं, थोड़ा लाइट थ्रो कर सकते हैं उस पर। जैसे वो लड़कियां वहाँ रहती है CRPF कैंप्स, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू आवर फोर्सेस जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की जो हम लोग मिले थे, शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 7 मंथ्स और उन्होंने बताया नहीं था किसी को, ताकि वो फिर भी ड्यूटी कर सके। फिर 7th मंथ में वो नदी पार कर रही थी और उसे शूलेस बांधना था, एंड दैट वाज डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज ऑफ द स्टमक, एंड देन दैट्स व्हेन शी टोल्ड पीपल। तो आई थिंक ऐसी लड़कियां जो अपना लाइफ समर्पित कर रही है फॉर आवर कंट्री, आई होप हम लोग लेके आ पाए इसमें एक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बस्तर में। इट्स अ वेरी हैवी कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म। तो एक लड़की है इंदिरा तिवारी हु इज प्लेइंग रत्ना। तो शी स्पीक्स अबाउट जो ट्राइबल वेमेन है उनके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं। हमारे ट्रेलर में भी है एंड वो पॉइंट सबने पिकअप भी किया। उनके हस्बैंड को बिकॉज उन्होंने फ्लैग हॉइस्ट किया था, उनको टुकड़ों में काट के उनके सामने रख दिया इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड हु इज़ 5 years old, और उसके 16-17 year old लड़के को लेके उनको नक्सली बना दिया। तो जैसे 5 मिनट में उनकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई उनकी आंखों के सामने। तो नक्सलीज़ के जो अत्याचार वो लोग करते हैं वो भी दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें दिखाया है जो किसी को पता नहीं है। मुझे भी बहुत चीज़ें पता भी नहीं थी ये फिल्म करने से पहले। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, पर हमारी कंट्री में ही है। तो आई थिंक ऐसी फिल्में लोगों को देखना भी ज़रूरी है, जैसे केरला स्टोरी, बिकॉज पता नहीं था लोगों को काफ़ी चीज़ें जो उसके बाद पता चली। इसके लिए रिसर्च कैसे हुई? वहाँ गए आप, जैसे अभी आप हम लोग
इससे इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मैं गया वहाँ, काफ़ी दिनों से मैं जाता मैं रहा हूँ। एक्चुअली ये माओवादी मूवमेंट या नक्सलाइट मूवमेंट को एकदम शुरुआती दौर से फॉलो कर रहा था। अच्छा। मैं ओरिजिनली जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की, जलपाईगुड़ी शहर से बिलोंग करता हूँ, और मेरी घर से 40-45 किलोमीटर दूर है नक्सलबाड़ी, जहाँ पे 1967 की अप्रैल में 6 जमींदारों को गोली मार के मार दिया गया था। उसी को ये माओवादी हिंसक जो कम्युनिस्ट पार्टी की रूप है उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद ये मूवमेंट नॉर्थ बंगाल से लेकर वेस्ट बंगाल में आए, साउथ बंगाल में आए, वहाँ से बिहार, झारखंड होते हुए उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ होते हुए केरला तक गए। ये मूवमेंट ऑलमोस्ट जब ये मूवमेंट पीक पे था, करीबन इस देश की 300 गांव, 300 डिस्ट्रिक्ट इसमें इसकी चपेट में थे। लेकिन अभी वो संख्या कम होते होते अभी सरकारी हिसाब है कि करीबन 32-33 डिस्ट्रिक्ट्स स्टिल LWE लेफ्ट विंग वायलेंस की चपेट में है। तो ये एक बहुत काफ़ी लंबा जर्नी था। तो ये मूवमेंट जब शुरू हुई थी 1967 में, मेरा जन्म उसकी 1 साल बाद हुआ था। तो तब से लेके मेरी फैमिली की कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो मेरा इंटरेस्ट तो था बचपन में, जब लोग शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाली पढ़ते हैं, हम कार्ल मार्क्स, एंगल्स को पढ़ते थे। तो ये माओइस्ट मूवमेंट या लेफ्टिस्ट वायलेंट लेफ्ट मूवमेंट जो हुआ था चाइना में 1962 में, जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बारे में बहुत जानकारी थी। तो इसको फॉलो करते गए, फॉलो करते करते जब हम इस सिचुएशन पे आए कि अभी मैंने मेरी करियर को सोच लिया था, मुझे फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आया था कि इस मूवमेंट के ऊपर फिल्म बनाएंगे। ये मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग था। आपको बताऊं 1977 में इमरजेंसी बंद हो जाने के बाद एक आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए थे कि करीबन 22,000 ब्रेन ड्रेन हुई। मतलब इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, साउथ में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, ये माओवादी मूवमेंट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि इस देश से टॉप मोस्ट ब्रेन्स उस सारे यूनिवर्सिटी से विदेश चले गए। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम हमारे देश में क्रिएट हुआ था। इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से। अभी ये सरकारी आंकड़े, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, अमेरिका में इस मोमेंट पे नासा की जितने साइंटिस्ट देखेंगे, जितने बड़े बड़े कंपनी की टॉपर्स देखेंगे जो लीड कर रहे हैं, CEOs, COOs, सारे के सारे देखेंगे भारतीय। क्योंकि वो जो 70s 80s में जो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विदेश चले गए थे, क्योंकि इस देश की एजुकेशन सिस्टम इनकी चपेट में आ गया था इस मूवमेंट की, उसकी नतीजा है कितने बड़े तादाद में, और सारे की सारे अगर जितने बंगालीज देखेंगे सब प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्टूडेंट होगा, सब जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होगा, सब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स होगा। तो बात यह था कि जब मुझे लगा कि मुझे फिल्म बनाना चाहिए, तब से ये फिल्म दिमाग में था। उसके बाद ये मूवमेंट समेट के बस्तर सेंट्रिक हो गया। तो उसके बाद सोचे कि बस्तर के ऊपर फिल्म बनाए, लेकिन ये मूवमेंट इतनी डाइवर्सिफाइड था, इतना 360 डिग्री था कि एक फिल्म में सबको लेके आना भी मुश्किल था। तो हमने विपुल जी, मैं जब हमने इस फिल्म के बारे में डिसाइड करने लगे, तो हमें एक चीज़ दिमाग में आया कि भारत की माओवादी मूवमेंट की जो हिस्ट्री है, उसमें एक बहुत सुनहरी एक मोमेंट था जब गांव के लोग, ट्राइबल्स, अपने बलबूतों पे, कोई सरकारी, कोई राजनीतिक हेल्प के बगैर एक मूवमेंट खड़ा किया जिसका नाम है सलवा जुदुम। अच्छा, बाद जो माड़ी भाषा में जिसका मतलब है शांति यात्रा। अच्छा, सरकार ने शायद इसको बाद में नहीं, बाद में आए। SPO सरकार ने मदद इसलिए किया था क्योंकि उनको माओवादियों के साथ जो लड़ाई होने लगे, वो इतना हिंसक हो गया था, क्योंकि माओवादियों ने थ्रेट फील किया कि उनकी दबदबा जो था वो बंद होने लगे थे। तो इतना ज्यादा हिंसक हो गया था, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकारी, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अंदर कुछ यंग लड़कों को ट्रेनिंग देके SPOs बनाए थे, स्पेशल पुलिस फोर्स बनाए थे। अच्छा। तो
ये जब हुआ तब इन लोगों ने सीरियस थ्रेट महसूस किया। ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एंटी माओइस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। अदरवाइज बंगाल से लेकर केरला कहीं पे माओइस्टों के खिलाफ कोई जन आंदोलन, जो मास मूवमेंट बोलते हो, कभी नहीं हुआ था। तो ये सल्वाजुद्दीन की जो चैप्टर था ना, वो हमें लगा कि ये एकेडमिकली, थियोरेटिकली, एस्थेटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है भारत की हिस्ट्री में। तो हमने वो फेज, उसकी शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो बैन हो जाने तक, और उसकी फॉलआउट में जो हमारी इंटरव्यू से पहले डिस्कशन हो रहा था, उसके फॉलआउट में जो विभत्स हिंसा छत्तीसगढ़ में फैल गया था, बस्तर में फैल गया था, जिसकी एक कल्मिनेशन होता है महेंद्र कर्मा जी की डेथ। तो हमने उस ब्रैकेट की जो टाइम है, दौर है, उसको इस फिल्म की हिस्सा बनाया। यही हमारी फिल्म की विषय है। शूटिंग कहाँ हुई? रियल लोकेशंस पे हुई है या फिर जैसे? तो कुछ लोकेशन रियल हैं, जो हमने गढ़चिरौली के पास से बस्तर की ओर जाते हुए जो भद्रकाली का एरिया है वहाँ पे शूट किया। लेकिन अधिकांश जो लोकेशन है वो बम्बई से गुजरात जाने का जो रास्ता है, उधर हाईवे पे बहुत घने जंगल हैं, उसके अंदर बहुत अंदर कहीं जाके हमने शूट किया। क्योंकि बस्तर में या छत्तीसगढ़ में इतने बड़े 500-600 लोगों के यूनिट को ले जाके वहाँ शूट करना एक सिक्योरिटी इशू था। और हम हमारे यूनिट की ज़िंदगी को दांव पे तो नहीं लगा सकते थे। तो हमने फिर उसको रिक्रिएट किया इन जंगलों में। बहुत टफ था वहाँ पूरे इक्विपमेंट ले जाना, सब कुछ। लेकिन वो ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी था कि जो ऑडियंस फिल्म देखे उसे लगना चाहिए कि वो हम उसे छत्तीसगढ़ बस्तर के अंदर ले गए हैं। तो उसके वो ऑथेंटिसिटी आना बहुत ज़रूरी था। तो चैलेंजिंग था, पर हमने फिर उसको अचीव किया। अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे, इस पर मैं इसलिए दोबारा से आ रहा हूँ कि कोई दर्शक या जो देखेगा उसको ये लग सकता है, जो ब्रेन ड्रेन वाला आप जो बात बता रहे थे, ये आपका स्पेकुलेशन है या फिर ये? नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है। अच्छा। क्या हुआ था मैं बताऊं आपको, याद होगा अमेरिका की टॉप 6 कंपनीज की सीईओज भारत से है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये ब्रेन ड्रेन का आंकड़ा नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूँ माओवादी मूवमेंट की, माओइस्ट मूवमेंट की वजह से आप उनकी टाइमिंग देखेंगे ना। अच्छा। उन लोग जब, जैसे इंदिरा नुई की अगर करियर वो ग्राफ देखेंगे, वो जब विदेश चले गए थे, उसी समय था जब सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बंद हो रहा था। सारी यूनिवर्सिटी सबकी, मतलब मैं आपको एक लंबा लिस्ट दे सकता हूँ। उस समय पे प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, JNU, अन्नामला यूनिवर्सिटी जो वर्स्ट अफेक्टेड था, वहां से कितने तादाद में स्टूडेंट चले गए। अच्छा, ये आपकी फिल्म रिलीज हो रही है इसी दिन, योद्धा भी आ रही है इसी दिन, तो क्लैश को लेके कुछ बात हुई थी करण जौहर से कि एक साथ रिलीज कर रहे हैं या नहीं? देखिए, क्योंकि अभी अजय देवगन की जो फिल्म है मैदान, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ आ रही, तो अजय देवगन ने कहा था कि अगर आप इसे क्लैश कहते हैं तो क्लैश कहिए, क्या एक दिन 2 फिल्में रिलीज नहीं हो सकती? कि हम लोग फैमिली हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि थिएटर नहीं होते थे, तो 2 फिल्मों के आने से एक दूसरे के बिजनेस पे बहुत असर पड़ता था। अब धीरे धीरे मल्टीप्लेक्सेस की संख्या बढ़ने से अब इनफ जगह है कि 2 नहीं 3 फिल्में भी एक साथ रिलीज हो सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, पिछले साल 2 बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई, गदर और ओ माय गॉड। दोनों सीक्वल थे, गदर 2 और ओ माय गॉड 2। और सलार भी रिलीज हुई सर। करेक्ट। और वो दोनों ही फिल्मों ने बहुत शानदार बिजनेस किया। सेम सलार और डंकी के साथ भी हुआ, दोनों फिल्मों ने अच्छे नंबर निकाले। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में वो इश्यू इतना बड़ा है। और हम ना सलार जितनी बड़ी फिल्म है, ना हम डंकी जितनी बड़ी फिल्में हैं, ना योद्धा, ना हम। तो हम दोनों के लिए इनफ जगह है। और मुझे लगता है हमें जितने स्क्रीन चाहिए वो मिलेंगे, उनको जितने स्क्रीन चाहिए मिलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अदा अब अपनी स्क्रिप्ट्स कैसे चूज़ करती हैं? क्या कुछ साल पहले उनका कुछ अलग प्रोसेस था, अब कुछ अलग हो गया है केरला स्टोरी से? क्योंकि जैसे सनफ्लावर भी आपका भी, सनफ्लावर 2 आई, उसके पहले भी आप देखेंगे कमांडो भी था, कमांडो में भी। तो ये क्या अलग तरह की स्क्रिप्ट अब आप जानबूझ के चुन रही हैं या ऐसी आ रही हैं आपके पास? आई थिंक एज एन एक्टर आप वेट करते हो कि अलग अलग चीज़ें आए एंड आप अलग तरीके के रोल्स करें। कभी कभी एक्ट्रेसेस अपनी पूरी करियर में वो सिर्फ एक ही चीज़ में फिट होते हैं, शायद वो कर भी सकते पर उनको मेकर्स चांस नहीं दे रहे हैं।
एंड आई एम ब्लेस्ड आई थिंक कि मुझे सेम मेकर्स ने जिन्होंने केरला स्टोरी भी दिया वो बस्तर द नक्सल स्टोरी भी उन्होंने दी। एंड जैसे आप देख सकते हो मैं बहुत अलग हूँ दोनों में, एक में मैं विक्टिम हूँ, इसमें मैं एक वॉरियर हूँ। तो हाँ, अगर आई थिंक केरला स्टोरी की बात पर चॉइसेस ज़्यादा है तो आई कैन चूज़ बेटर थिंग्स। हाँ, सनफ्लावर में मैं उसमें एक बार डांसर हूँ, तो आई फील वेरी हैप्पी कि एक वो सिर्फ 2 हफ्ते पहले था उसका रिलीज़, एंड आई एम सो हैप्पी लोगों ने वो भी एक्सेप्ट किया और अब ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड है मैं क्या कर रही हूँ ऑडियंस। तो आई थिंक एक एक्टर को और क्या चाहिए। तो सुनील ग्रोवर के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा कैसे थे रहा। वो? बहुत शरारती हैं सुना है सेट पे। हाँ, हमारी सीरीज़ एक्चुअली एक बहुत शरारती सीरीज़ है, तो वो लेवल ऑफ शरारतीपन आई डोंट थिंक एनीवन रियल लाइफ में भी टच कर सकता है, बट बहुत मज़ा आया विद द होल टीम। ये आप अभी इसकी बात कर रही थी, आप लोग तो टेलीविज़न के ज़माने से साथ में काम कर रहे हैं, तो वो कंफर्ट जोन अब तो काफ़ी सारा कंफर्ट आ गया होगा। हाँ, तो जब आप स्क्रिप्ट ऐसी आती हैं, कुछ आती, तो पहले ही दिमाग में रहता है कि अदा को लेना है? देखिए, केरला स्टोरी के टाइम मैंने तो अदा के साथ काम किया हुआ था, कमांडो 2 और 3 में भी। लेकिन सुदीप तो दादा को नहीं पता था अदा के बारे में, तो मैं रेकमेंड करता था, मैंने रिकमेंडेशन दिया था। पर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो एक डायरेक्टर को भी उतना ही कन्विंस होना चाहिए, तब जाके वो फिल्म में दिखता है, परफॉर्मेंस में वो बात आती है। तो मैंने दादा को कहा था कि आप ऑडिशन करना चाहें तो कर लीजिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, और तभी हम कास्ट करते हैं। और फिर दादा ने ऑडिशन किया, उन्हें भी लगा कि अदा, क्योंकि अदा की उससे पहले 1920 और कमांडो की इमेज थी कि ये तो एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम हीरोइन है, ये ऐसी फिल्म कैसे करेगी, जहाँ डी ग्लैम होना है, इतना विक्टिम का इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग रोल है। तो आफ्टर ऑडिशन आई थिंक दादा कन्विंस थे कि हाँ। एंड आई थिंक दादा के जो भतीजे हैं, जब दादा ने कहा कि अदा शर्मा को ले रहे, तो ही सेड प्लीज, अदा शर्मा के बारे में सोच रहे, ही सेड उसको ही ले लो प्लीज, मुझे 1920 बहुत अच्छी लगती। सो आई थिंक दादा की कास्टिंग उनके उस पे भी। ऑन सीरियस नोट, विपुल जी एक ऐसा प्रोड्यूसर है, कभी मुझे डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरी सीनियर है, तो विपुल जी कभी मुझे मजबूर नहीं करते एज अ प्रोड्यूसर कि नहीं ये करना है। मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता हूँ। कभी कभी जब हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता भी है, वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हम एक दूसरे की लॉजिक एक्सचेंज करके, कभी विपुल जी के डिसीजन स्टिक करते हैं, कभी मेरा। ये बहुत एक डायनामिक रिलेशन है, और मुझे लगता है कि इसमें फिल्म की भला होता है। एंड ऑफ द डे अगर प्रोड्यूसर खुद डायरेक्टर है, विपुल जी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, उनकी ओपिनियन विथ लॉजिक अगर सामने रखे, और इवन इन दैट मैटर ऑल्सो कि कैमरा की एंगल्स को लेके, कलर को लेके, म्यूजिक को लेके, अगर प्रोड्यूसर हमेशा डायरेक्टर के साथ खड़ा रहे, उनकी ओपिनियन देते रहे, कोई भी फिल्म बेनिफिट करेगा। एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी फिल्म, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आर इन अ सेम प्लेन। हमारी रिलेशनशिप की एक खासियत ये भी है कि हमें पता है कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय देश के सामने रख रहे हैं, और ये विषय देश के सामने ले जाते वक्त हम दोनों से ज़्यादा वो विषय महत्वपूर्ण है। तो हमारा एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और हम दोनों बहुत मिल के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आज तक हमारे बीच में कभी भी कोई भी डिस्कशन एक्चुअली 5 मिनट से ज़्यादा चला नहीं। अगर मैंने कोई पॉइंट कहा और दादा ने, अगर उसे अच्छा लगा तो विदाउट डिबेट वो हाँ बोल देंगे, अच्छा नहीं लगा तो 1 या 2 आर्ग्यूमेंट देंगे, मैं 2 मिनट सोचूंगा, मैं बोलूँगा हाँ दादा ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। तो हम मिल के काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एंड गोल जो है वो एक ऐसी फिल्म लोगों को देना है जो लोगों की आंखों को खोले और लोगों को अंदर से झंझोड़ दे। मतलब इंडिविजुअल ईगो का कोई जगह ही नहीं है। मैं जीता या मेरे प्रोड्यूसर जीते, दैट इज एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट। एंड ऑफ द डे मेरा दर्शकों के पास अगर ये राइट इंफॉर्मेशन पहुंचता है इन देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए हमारे बीच में क्रिएटिव डिबेट तो हो सकती है, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस नहीं होता। अच्छा ओके। विपुल शाह उतनी फिल्में क्यों नहीं डायरेक्ट करते हैं, सिर्फ प्रोड्यूस ही क्यों करते हैं? हमने उनको वक्त जैसी फिल्म देखी, मैं तो अब भी देखता हूँ उसको, कभी उसके कितने मीम बनते हैं, वो राजपाल यादव वाला जो कैरेक्टर है, जी, ना? जी। तो वो आप क्यों इतनी फिल्में कम क्यों करते हैं?
या नमस्ते लंदन जैसी कितनी सुंदर फिल्म आपने बनाई है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक्चुअली ये ऐसा हुआ कि एक ऐसा दौर आया जब मुझे लगने लगा था कि मुझे अपने आप को रीइन्वेंट करना है। मैं 10-12 साल से काम कर रहा था और रीइन्वेंशन मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान मैंने प्रोडक्शन शुरू की, मतलब बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन पर्टिकुलरली ये 2 फिल्में, ये दादा के सब्जेक्ट्स थे, इनके ऊपर सुदीप्तो दादा ने इतनी लंबी रिसर्च की थी। मैं इनफैक्ट जब हमने बस्तर शुरू की तो मैं मेरी एक फिल्म शुरू करने वाला था। कौन सी फिल्म बता सकते हैं? उसका नाम है, अभी टेंटेटिव नाम हिसाब है, वो एक बैंक रॉबरी के ऊपर फिल्म है। कौन? आंखें से बिल्कुल अलग है। मैं उसके बारे में डिटेल में 15 तारीख के बाद बात करूंगा। लेकिन तो दादा ने मुझे कहा कि ये फिल्म बना रहे हैं तो आप अपनी फिल्म मत बनाओ, पीछे डाल दो। हाँ, मतलब बेसिकली उनको डायरेक्टर की शूज में आना था। अच्छा। लेकिन मैंने करने नहीं तो दादा ने कहा 9 महीने विपुल जी ये फिल्म। अच्छा, मैंने भी जब बस्तर का मटेरियल देखा तो मुझे भी लगा कि ये 2 फिल्में एक साथ नहीं बननी चाहिए। अगर मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है तो मेरी खुद की फिल्म को मुझे डिले करना ही पड़ेगा। तो वो फिल्म अब बनाऊंगा इसके बाद। लेकिन ये फिल्म इतनी इम्पोर्टेंट थी। तो कभी होता है ना कि आप चाहते कुछ हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आपको इतना कंपेल करता है। अल्टीमेटली मैं जो काम करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि मुझे मन की शांति मिलनी चाहिए, काम करते वक्त अच्छा लगना चाहिए। तो जब बस्तर जैसी फिल्म आप बना रहे हो तो एवरी नाइट जब आप शूटिंग से घर जाते हो या राइटिंग सेशन से घर जाते हो तो नींद बहुत अच्छी आती है कि आपने कुछ किया। आज का दिन ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है, आज का दिन ऐਵੇਂ ही नहीं गया। तो वो बस्तर वो फिल्म है, इसलिए मुझे प्रोड्यूसर बन के एक फिल्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि क्या विपुल शाह ने एक टेम्पलेट चुन लिया है और उसी के तहत वो फिल्में बना रहे हैं, जैसे केरला स्टोरी बनाई, बस्तर बनाई। देखिए, ये बड़ा अजीब सवाल है क्योंकि 23 साल से फिल्में बना रहा हूँ। मैंने 17-18 फिल्में बनाई, उसके बाद ये 2 फिल्में बनाई। तो लोग भूल जाते हैं कि वो 18 फिल्म, उनको लगता है कि ये ख़त्म हो गया, अब बस यही होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि इसके बाद वाली जो फिल्म है वो एक बैंक रॉबरी की बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, आंखें से बिल्कुल अलग है, पर वो कर रहा हूँ। मैं हर तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने आए और आपको लगे कि अगर ये फिल्म मैंने नहीं की तो मुझे ज़िंदगी भर इसका अफसोस रहेगा, तो फिर आप आगे पीछे कैरियर, कैलकुलेशन, प्लानिंग छोड़ देते हैं और सीधा दिल से उसके अंदर कूद जाते हैं। दैट्स हाउ आई वर्क। इंस्टिंक्ट मेरा बहुत डिक्टेट करता है कि मैं क्या करूँगा। तो मुझे 2 मिनट में कहानी किसी ने सुनाई और मैं एक्साइट हो गया तो फिर वो मेरे लिए वो एक बिना सोचे अंदर सीधा डाइव करने वाला मामला हो जाता है। अच्छा, अभी आएंगे। मेरे दिमाग में कुछ सवाल था लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले अदा से एक वीडियो मैं देख रहा था, बहुत वायरल था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो ज़रूर पूछिएगा अदा से, बकिंगम पैलेस के बाहर वाला जो वीडियो है कि उस पर हालांकि आप बोल भी चुकी हैं, फिर भी क्या वहाँ पे क्या सूझा आपको कि आप डांस करने लगी? और क्या वैसे ही लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे चारों तरफ बकिंगम पैलेस के? हाँ, मैं लंदन में गई थी, पर वो लंदन टूरिज्म का एक ये था। तो मैं जिनके साथ वो डांस कर रही हूँ वो एक्चुअली एक एक्टर थे वहाँ पे। सो आई जस्ट थॉट कि वी शुड डू अ हिंदी सॉन्ग। तो मैं शेक इट लाइक शमी जो मैंने हंसी तो फंसी में किया था वो किया उनके साथ। एंड वो देन ही वॉक्स ऑफ एंड वो एंग्रीली चलते हैं। एंड मैंने खुद वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे ही है, तो किसी ने वो लेके लीक्ड वीडियो डाल दिया, बट आई ओनली शेयर ऑन माय इंस्टाग्राम ओनली दे हैड रिटन लीक्ड video of Ada Sharma where the guard got angry with her and slapped her or something, but कुछ नहीं हुआ, he just walked off and I walked off। हाँ। अच्छा, आप अभी राइट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि जनता तक राइट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। केरला स्टोरी के समय ये बड़ा मसला उठा था, वो जो आप लोग 32,000 की 35,000 का कुछ डिस्क्रिप्शन, 32,000, फिर आप लोगों ने उसको चेंज करके एक मिनट, हमारी फिल्म में 32,000 का नंबर था। हाँ, हमारी फिल्म में 50,000 का नंबर था। हाँ। और कभी कभी मैंने तो लोगों के सामने बोला 1 लाख। ना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप फिर वो उसको शायद डिस्क्रिप्शन चेंज करके 3 किया गया, ऐसा भी कुछ आया? नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या था।
और ये पूरी 32,000 की मैं पूरा आपको चैप्टर बता देता हूँ। 32,000 का हमने टीजर में वो नंबर हमने बताया था। हाँ। और कुछ लोग बहुत हमारा विरोध सख्ती से कर रहे थे। किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया और वो डिस्क्रिप्शन चेंज किया और 3 किया। हम दिल्ली में स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे थे और हमारी टीम ने 5 मिनट में वो रेक्टिफाई कर लिया। अच्छा। आज भी आप जाके देखेंगे तो वो 32,000 का ही नंबर है। ओके। लेकिन आप सोचिए कि उस 5 मिनट में हजारों लोगों के पास उसकी फोटो आ गई। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक टीजर जो 6 महीने पहले हो चुका है उस पे हजारों लोग वही 5 मिनट के लिए हैं? तो वो एक स्टेज्ड अटैक था। हमने उसको करेक्ट कर लिया। फिर भी लोग कहते रहे कि नहीं, ये 32,000 का आंकड़ा तो झूठा है, ये तो बिल्कुल फेक है, ये है वो है। 6 जून को हमने YouTube पे एक वीडियो डाला है। 17 मिनट का वीडियो है, मैंने और दादा ने शूट किया है। उसमें हमने पूरा 32,000 का आंकड़ा गिनवाया है, नाम लेके, कौन सी संस्था, कितने आंकड़े, क्या, पूरी डिटेल दी है। और वो आंकड़ा हम वो वीडियो हमने हर मीडिया हाउस के साथ शेयर किया और हमने कहा कि प्लीज इस पे डिबेट करिए। इसलिए नहीं कि अब हमारी फिल्म को 1 महीना हो चुका था तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो विषय लोगों तक जाना बहुत जरूरी था कि ये झूठ नहीं है, ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। मीडिया हाउसेज ने हमें नेक्स्ट डे फोन करके कहा कि वो दूसरा पक्ष जो है वो इस पे डिबेट नहीं करना चाहता। अच्छा, है ना, तो क्या है, डिबेट बनेगा ही नहीं, तो वो मामला खत्म हो गया। वीडियो आज भी अवेलेबल है और अगर कोई भी जाके चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। हमारी फिल्म के साथ ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था। हमारी फिल्म 4 दोस्तों की कहानी थी जिनमें 3 विक्टिम थे। वो 3 रियल कैरेक्टर है। एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान में जेल में है, एक लड़की खुदकुशी कर चुकी है और उसकी माँ बाप अभी भी वेट कर रहा है जस्टिस के लिए, एक लड़की जो रिपीटेडली रेप्ड हुई है consecutive for 5 days, she is still waiting for her FIR to be executed। ये 3 रियल कैरेक्टर की पेरेंट्स फैमिली आके हमारी कैमरा के सामने बोली है और जो इशू फिल्म में था वो खत्म हो गए। हमने टुवर्ड्स द एंड क्लाइमैक्स में एक डायलॉग है कि 50,000 से ज्यादा लड़की अभी तक इस साजिश की शिकार है। ये नंबर था। अभी प्रॉब्लम क्या था कि हमारी फिल्म को डिस्क्रेडिट, डेफिनेटली ये फिल्म कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे जिसके साथ हमारी देश पिछले 70 साल से जूझ रहे, वो जो जगह था वो में हमने हिट किया था। तो हिट करने से उन लोग थोड़ा सा इनसिक्योर्ड हो गए, तो हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाया। तो डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए। जब जिन लोगों ने फिल्म देख लिया उनको समझ में आ गया ये 3 का भी कहानी नहीं है, ये 30 का भी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश की कहानी है। यहाँ पे 30,000 है, 32,000 है या 17,790 है, कोई मायने नहीं रखता है। तो आज देखेंगे कि आज इतने करोड़ों लोगों ने फिल्म देख चुके हैं कि वो डिबेट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो भी हमने तो फिर भी उस 32,000 का भी जवाब दे दिया हमारी ओर से, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जब कोई बात बोलते हैं तो हम उससे पहले उसे ठोक बजा के देख लेते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, सच की एक बात आती है तो इसमें ट्रेलर में ये यशपाल दादा कैरेक्टर, यशपाल शर्मा कैरेक्टर ये बोलता है कि इंडियन माओइस्ट, बोको हरम और ISIS के बाद तीसरा सबसे खतरनाक यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। उन्होंने 10 द मोस्ट डेंजरस आतंकवादी संगठन की लिस्ट निकाले थे। अच्छा। जिसमें लश्कर ए तैयबा भी है, जिसमें पहले वाला लिस्ट में PFI भी थे जो इंडिया में अभी बैन है। इस मोमेंट पे जो 3 है, फर्स्ट आईसिस, उसके बाद की रिपोर्ट है, ये 2023 की रिपोर्ट है। 2022-23 में सिमिलर रिपोर्ट है। मतलब अब ये सारे के लिए हमें हमारी जरूरत नहीं है, गूगल करेंगे नहीं, तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो दर्शक देख रहा है उसको सारी गूगल चीजें करेंगे तो ये सब है, ये हमारी रिजल्ट नहीं है। जैसे विपुल जी ने बोला, हमारे पास अगर कोई फैक्ट आते हैं ना, हम उसको एक बार क्रॉस चेक नहीं करते, हम बार बार चेक करते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें बायनाकुलर के अंदर से देखा जाएगा। एक गलती मतलब पूरे फिल्म डिस्क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, कई लोग मतलब ये आरोप भी लगाते ना कि जो आप लोग जो फिल्म बना रहे हैं, जो केरला स्टोरी बनाई है, ये बनाई, इसमें सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं, ऐसा भी आरोप लगता है। क्राइम का पक्ष विपक्ष क्या होता है? क्राइम है।
नहीं मतलब दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? क्या मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि दूसरा पक्ष क्या होता है। आप एक एक्सपोजे कर रहे हो कि कैसे एक मैनिपुलेटिव कन्वर्जन करके लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें क्या होता है दूसरा पक्ष। कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम कोई एक आध अच्छा मुस्लिम कैरेक्टर उसमें दिखा देते, तो मैंने कहा कि आप उन 3 लड़कियों से पूछिए कि क्या उनके उस जिंदगी के उस दौर में क्या कोई एक अच्छा मुसलमान उनकी ज़िंदगी में आया उन्हें बचाने? नहीं आया। तो मैं कैसे एक उन लड़कियों के पेन को कम कर दूं और एक एवं ही एक कोई लॉजिक नहीं है वैसा एक अच्छा मुसलमान कैरेक्टर दिखा दूं? नहीं, हमने इनफैक्ट अच्छे मुसलमान कैरेक्टर दिखाए। ये जब शालिनी उन्नीकृष्णन अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहे थे अकेली, एक मुसलमान लड़की उसको एटलीस्ट कॉम्पैशन शो किया था। फिल्म में जो इसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लड़की डेफिनेटली हेल्प किए थे, और वो हैपेंस टू बी अ मुस्लिम लड़की। एटलीस्ट उसकी माँ से फोन पे बात करवाए थे, वो भी एक मुस्लिम थी। मतलब यहाँ पे रिलीजन कोई मायने नहीं रखता है। हमारी फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं था। आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा पहलू बताता हूँ। मैंने 20 फिल्में बनाई होंगी जिंदगी में, उसमें से 18 फिल्मों में हिंदू विलन है, 2 फिल्में हैं उसमें मुस्लिम विलन है। एक केरला स्टोरी में हमने तो धर्म देख के नहीं विलन बनाया, कहानी की जो रिक्वायरमेंट थी वैसे विलन बनाया, लेकिन मेरी 18 फिल्मों में हिंदू विलन है। तब तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम हिंदुओं के अगेंस्ट हो, हिंदू विरोधी है। हाँ, मैंने जैसे नमस्ते लंदन बनाई थी, उसमें एक कैरेक्टर है लंदन में जो एक मुस्लिम लड़का रहता है, उसको एक गोरी लड़की बोलती है शादी करनी है तो कन्वर्ट हो जाओ, और वो कन्वर्ट नहीं होता। ये कहानी मैंने दिखाई, तब लोग बोलते थे कि मैं बड़ा सेक्युलर आदमी हूँ और मैंने कितना अच्छा एक यूनिटी का एग्जाम्पल पेश किया है इस फिल्म में कि एक हिंदू आदमी मुस्लिम आदमी को कन्वर्जन से रोकता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैंने केरला स्टोरी की तो मैं एक एंटी मुस्लिम आदमी हो गया हूँ। तो ये क्या है, लोग ऐसे लेबल लगा के खुश होके निकल जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप जब कश्मीर और आतंकवाद की बात करेंगे ना, तो देश में जो लेफ्ट लिबरल्स है वो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आतंकवाद की कोई रिलीजियन नहीं होता है, आतंकवादी होता है। अच्छी बात है, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। जब केरल में जाकर आतंकवादी का बात की तो बोलते हैं हम लोग एंटी मुस्लिम है। क्या हमने बोला है कि आतंकवादी मुसलमान है इसलिए आतंकवादी है? तो ये जो हिपोक्रेसी हमारी सोसाइटी में है ना, इसलिए मुझे विपुल जी और मेरा एंड आफ्टर दैट आदा की हमारी लाइफ के ऊपर अगर थ्रेड बोलिए या डिस्कशन की दायरा बोलिए, ये बेसिकली ये है कि हम सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें, जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ अभी तक इस देश में नहीं बोला गया, वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ हमने बोलने की डिसीजन ले चुके हैं, तो नेचुरली विरोध तो होगा ही। और दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक नया सिनेमा है जो नए भारत को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड नहीं लेंगे, आप सच बोलेंगे, आप बोल्ड होके बोलेंगे, हिम्मत से बोलेंगे सच। जैसे बस्तर में हम बोल रहे हैं सच। ट्रेलर देख के आपको पता चल गया होगा कि हम फियरलेसली और बहुत बोल्डली कुछ चीज़ों को लोगों के सामने लेके आएंगे, है ना। तो ये हमारा काम है, ये आज का सिनेमा है। ये वो डाइल्यूट करके सबको बैलेंस करके किसी का दिल ना दुखे वो वाला सिनेमा नहीं है। हो सकता है कि हमारी किसी बात से किसी एक ग्रुप को तकलीफ हो सकती है, पर वो सच है या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो सच है तो उस ग्रुप को अपने आप को ठीक करना चाहिए, रादर देन फीलिंग बैड कि अरे आपने हमको ऐसे कैसे एक्सपोज किया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हमने हमेशा बोल चुके हैं और फिल्म की डायलॉग में भी है कि जेएनयू इस देश की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि 76 जवानों की मौत की तरह जितने बार एंटी इंडिया, एंटी नेशनल एक्टिविटी भारत की कोई कोने में हुई है, जेएनयू में उसकी विरोध हुई है। मतलब एंटी इंडियन फोर्सेस के सपोर्ट में। जैसा वो अच्छे है, बेस्ट है, वो भी सच है, ये भी सच है। अगर बेस्ट होते और ये गलत बात होता, क्यों ना एक जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन, मेरे मतलब मैं बोलने की वो रखता हूँ, मेरी फिल्म जब दिखाया गया था जेएनयू की, सबसे बड़ा हंगामा मेरी फिल्म के टाइम पे हुआ था। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया था,
मुझे बाल बाल बच गए थे, मुझे मेरे ऊपर फिजिकल चोट नहीं आया। कौन सी डॉक्यूमेंट्री, कौन सी? तो फिल्म का नाम था इन द नेम ऑफ लव। अच्छा। और वो इतना खतरनाक लड़ाई था, अटैक था हमारे ऊपर। आज भी जेएनयू की एक गार्ड एम्स में हर हफ्ता ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। अच्छा। ये आप गूगल करिए, समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा इंसिडेंस हुई थी। तो बात ये है, जेएनयू अच्छा है ये बोलने के लिए हमें कोई द्विधा नहीं है। हम आराम से बोल सकते हैं जेएनयू इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री। एंड ये भी सच है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जेएनयू में जो पॉलिटिक्स होता है आमतौर पे वो देश के खिलाफ जाता है। आप एक और चीज़ देखिए कि ये ट्रेलर आया, हमने जेएनयू का नाम लिया, अभी भी खुल के नाम ले रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का कोई विरोध नहीं कर रहा है। केरला स्टोरी के वक्त बहुत विरोध किया था, बाद में उन्हें रियलाइज़ हो गया शायद कि इनका विरोध करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देश की जनता तो इनके साथ खड़ी है और लोग इन फिल्मों को सच मान रहे हैं। अगर आज हम कोई ऐसा झूठ बोल रहे होते और उनका नाम ले रहे होते तो जेएनयू विरोध करता, जेएनयू के वो स्टूडेंट्स विरोध करते, लेकिन एकदम साइलेंस मोड में चल रहा है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज़ हो गया है कि हम इस सच का सामना लड़के नहीं कर पाएंगे, तो चुप बैठे हुए हैं। अच्छा। अभी नमस्ते लंदन की बात हो रही, थोड़ा बहुत हीटेड हो गया है मामला। नमस्ते लंदन की बात हो रही थी, तो कटरीना कैफ को आपने 2007 में, हाँ 7 में डायरेक्ट किया था, 7 के आसपास, और अब उनकी फिल्में देखते होंगे, चीज़ें करते होंगे, उनसे मिलते हो, तो उसमें क्या बदलाव आया उनमें तब में और अब में? कटरीना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करने वाली आर्टिस्ट है। हाँ। और जहाँ जहाँ उनको कोई बताए कि ये आपके काम में थोड़ी सी कमी है, वो उस पर लग जाती हैं मेहनत करने में, और जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेती तब तक वो मेहनत छोड़ती नहीं। जब वो मुझे पहली बार मिली थी तब उन्हें हिंदी नहीं आती थी, बहुत ही प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको कहा था कि आप हिंदी फिल्में करना चाहती हो तो हिंदी तो आनी चाहिए। 3 महीने बाद वो मुझे मिली, वो हिंदी बोलना भी सीखी थी और पढ़ना भी सीखी थी। आज के कई हमारे इंडियन एक्टर्स हिंदी नहीं पढ़ पाते होंगे, देवनागरी लिपि वो पढ़ती है। अच्छा, है ना, वो उसने 3 महीने में वो अचीव किया। क्या बात। फिर लोगों ने कहा कि अरे हिंदी फिल्म की हीरोइनों को तो डांस बहुत कमाल का आना चाहिए। तो आप देखिए उन्होंने अपने आप को डांस में किस तरीके से मेहनत करके इम्प्रूव किया। फिर एक्शन में उन्होंने अपने आप को किस लेवल तक पहुंचाया। तो वो क्या है, वो निरंतर मेहनत करने वाली एक आर्टिस्ट हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ठप्पा मार के ना उस ठप्पे को फिर निकालते नहीं कभी। तो इनके ऊपर एक ठप्पा लग गया कि ये एक गुड लुकिंग आर्टिस्ट है जो एक्टिंग खराब करती है, ऐसा एक ठप्पा लग गया। फिर नमस्ते लंदन के बाद उन्होंने कई फिल्मों में सेंट्रल रोल निभाए, लेकिन लोग वही, हाँ अभी इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन मेरी क्रिसमस में अच्छा काम किया उन्होंने, वो लेकिन लगा हुआ है। लेकिन आप अगर एक न्यूट्रल माइंड से उनकी पहली फिल्म से आज तक देखेंगे तो उनके परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़बरदस्त सुधार आया है। और एक लड़की, अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें तमिल में बात करनी है, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाऊंगा और स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि वो मेरी एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, मुझे आती नहीं है। उस हर्डल को पार करके वो आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत से वो पहुँची हैं, और इट इज़ हाई टाइम कि हम थोड़ा अपना दिल बड़ा करके ड्यू क्रेडिट देना सीख जाएं। अभी आप पढ़ाई की बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि आप पढ़ाई छोड़ने वाली थी बीच में, 10th के बाद। आपने कहा, कहीं मैं पढ़ रहा था कि पढ़ाई छोड़ देंगे, 10th के बाद सीधे एक्टिंग करेंगे, ऐसा कुछ था? हाँ, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था तब मुझे मूवीज़ करने, पर छोड़ नहीं दिया था। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ। तो मैंने साइकोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, बिकॉज फिर जाना नहीं पड़ता है कॉलेज। एंड मैं ऑल्सो कथक में ग्रेजुएशन कर रही थी। एंड मेरे घर पे बहुत एकेडमिकली लोग बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग बुक्स एंड ऑल पढ़ते थे घर पे। बट मैं कॉलेज में नहीं गई बिकॉज आई सेड मुझे मूवीज़ करना है तब। आई डोंट नो क्यों, पर मैंने सोचा कि तब कुछ ऐसा था दिमाग में आया कि क्यों मूवीज़ करना है, ऐसा कुछ देख रही थी उस समय, क्या इन्फ्लुएंसेस थे? आई थिंक तब अच्छे से सोचा होगा तो शायद मैं नहीं करती। बट मेरे जो एनुअल डे, वो पेरेंट्स डे होता है स्कूल में,
तो आशा पारेख जी आई थी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो आते हैं। मैंने कथक में सरस्वती वंदना डांस किया था। तो उनके मैनेजर जो थे KS संजय, तो उन्होंने देखा एंड ही सेड कि यू शुड बिकम एन एक्ट्रेस। आई सेड या आई शुड, एंड ही सेड डांस वाली मूवीज़ तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, जो अभी तक मिली नहीं है वैसे। बट नो कंप्लेंट्स, आई थिंक कि जो मिला है, मैं आई कान आस्क फॉर मोर। आई मीन द केरला स्टोरी और बस्तर जैसी मूवीज़ कभी कभार बनती है, और लोगों के दिलों तक ऐसे अगर आप छू सकते हो तो ऐसी मूवीज़ बना के तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, कर्ली हेयर्स की वजह से आपको ऑडिशन में भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, ये भी सुना मैंने, ऐसा था? क्योंकि द क्वेश्चन एक्चुअली वाज आस्क्ड टू मी एंड आई हैड सेड कि अगर किसी को आपको रिजेक्ट करना है तो वो ऐसी चीज़ें भी ढूंढेंगे जो चेंज भी हो सकती है, बट कोई भी अगर एक्सक्यूज होगा, लाइक आपके बाल कर्ली है, पर अगर किसी को आपको सेलेक्ट करना है और अगर आप में कोई क्वालिटी है जो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको सेलेक्ट करेंगे और वर्क अराउंड करेंगे। That's what ये I मैंने meant। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी का भी इंटरव्यू एक मैं देख रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि हाँ कर्ली हेयर्स थे मेरे, तो इस वजह से मुझे बहुत रिजेक्शन शुरुआती दौर में, अब तो खैर। हाँ, तो शुरुआती तौर पे बहुत सारी चीज़ें, कर्ली हेयर, तो नेक्स्ट डे मैं एकदम स्ट्रेट हेयर लेके गई, इतने देर से तुम्हारे स्ट्रेट बाल है, तो अलग चीज़ें, नाक बहुत मोटा है, नाक मोटा नहीं है, ऐसे आंखें बहुत बड़े हैं, आंखें और बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे अगर किसी को आपको रिजेक्ट करना है तो वो ढूंढेंगे एक्सक्यूजेस, आपको क्यों रिजेक्ट करना है उनको। एंड देन आप बहुत गोरे हो, आई हैव गॉटन एंड रिजेक्टेड फॉर, एंड देन जिनको सेलेक्ट किया आई वाज लाइक पर आपने इनको लिया, वो तो अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करोगे विद फ्लॉज, अगर रिजेक्ट करना है। 2-4 सवाल पूछ के हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि इशारा भी हो रहा है। एक तो आप ही से पूछ लेते हैं, साउथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्लू अर्जुन के साथ आपने काम किया, तो वो कैसे थे उस समय, और अब तो बहुत वो पूरा एकदम पैन इंडिया स्टार हो गए हैं। हाँ, मेरे लिए तो तभी भी स्टार ही थे। हाँ। जब मैं काम कर रही थी, बिकॉज वो बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं बहुत साल के लिए। आई थिंक अभी मूवी डब होके हो गई तो यहाँ पे लोग जानने लगे, पर वहाँ पे बहुत बड़े स्टार थे जब मैंने काम भी किया। एंड उनके बारे में आई थिंक बहुत ही अच्छे डांसर है, बहुत बहुत कमाल के। पर फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रिहर्स करके डांस करते, लाइक बहुत मेहनत करके रिहर्स करते, तो वो मुझे अच्छी बात लगी कि आप इतने टैलेंटेड हो पर फिर भी आप वो फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, तो अच्छा लगा। अच्छा, रिहर्सल की बात कर रहे हैं, तो क्या जो जैसे आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया, आपने अजय देवगन के साथ काम किया, आपने सलमान के साथ काम किया, तो ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, क्या ये भी रिहर्सल करते हैं, वर्कशॉप करते हैं? नहीं करते। ये हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं ना, 20 साल पहले, तो ऐसा कभी होता नहीं था कि आप रिहर्सल मांगो या आपको मिल जाए। क्योंकि वो प्रचलन ही नहीं था, ऐसा कभी होता ही नहीं था फिल्मों में। ये उसके बाद आई थिंक आमिर खान साहब ने ये शुरुआत की कि हॉलीवुड के प्रोसेसेस को इंडिया में ले आए, और फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने उस प्रोसेसेस को इंडिया में लाने में काफ़ी मेहनत भी की। पर आमिर खान वो पहले एक्टर थे शायद जिन्होंने रिहर्सल करना। लेकिन जैसे मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ जब मैं काम करता था, तो अमित जी वैन से जब निकलते हैं, वो अगले दिन रात को आपसे सीन मंगा लेंगे। अच्छा। और जब वो वैन से निकलते हैं, उन्हें पूरा सीन बाकी एक्टरों के लाइन के साथ, कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद होता है, और वो पूरा तैयार करके आते थे। तो अमित जी वही प्रोसेस फॉलो करते थे, बट उस सिस्टम में नहीं फॉलो करते थे। जहाँ तक अक्षय, सलमान और अजय का सवाल है, वो तीनों बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक्टर्स हैं। वो सेट पे आके सीन पहली बार देखते थे और वो सीन वहीं पढ़ के वहीं, और उस ज़माने में ऐसे ही काम होता था। अब बदल गया है। अच्छा, अक्षय को लेके मेरी एक और आपसे जिज्ञासा है। मैं भूमि पेडनेकर कह रही थी कि वो, या कई लोग और भी उनके ऊपर कहते हैं कि वो सामने बोर्ड रखा रहता है, वो अपना याद करते हैं पर सामने बोर्ड रखा रहता है, उसमें भी उसको हेल्प के लिए वो भी रखते हैं, क्या ऐसा है? वो एक हकीकत है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी एक ज़िद होती थी कि मेरी फिल्मों में ऐसा नहीं होगा। अच्छा। तो मेरा नाम भी अक्षय जी ने लकीर का फ़कीर रखा हुआ है। वो मुझे सेट पे ऐसे ही बुलाते हैं, अरे लकीर के फ़कीर को बुलाओ, क्या चाहता है बताओ, वैसा। तो क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपका फोकस अपने इमोशन से 5% तो जाएगा ही जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि वो इतने एक्सपर्ट हैं उस कटर पे पढ़ के, आपको पता ही नहीं चलता कि एक आदमी पढ़ के सीन कर रहा है। वो इतना उन्होंने उस आर्ट को मास्टर किया हुआ है। लेकिन मेरी फिल्मों में मैं
नहीं करने देता था, और हमारे बीच में इस पे बहुत बहस भी होती थी। बट अल्टीमेटली अक्षय एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसिप्लिन्ड एक्टर है, और वो कभी भी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को मना नहीं करते। अगर आपने कुछ उनसे डिमांड किया तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। वो आपकी जो डिमांड है उसे वो पूरा करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टर, कि आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी आप डायरेक्टर नया भी हो, आप उसको जो चाहिए वो करने के लिए तैयार होते हैं। और यही बात मुझे सलमान खान ने बोली थी, क्योंकि मेरी फिल्म में सलमान खान एक दिन भी लेट नहीं आए थे लंदन ड्रीम में। अच्छा। और मैंने उनको पूछा कि सर फिर आपके लिए ये क्यों ऐसी धारणा बनी हुई है? तो उन्होंने कहा यार मैं तो जब मैं शुरू हुआ था तो मैं 9 बजे की शिफ्ट में 8 बजे पहुंच जाता था। अब कोई पूछता नहीं कि आप क्यों लेट आए, तो मैं लेट चले जाता हूँ। कल अगर अभी तुमने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा मत करना, जो शिफ्ट का टाइम हो तब आ जाना, तो मैंने कभी एक दिन भी लेट नहीं आया। मैं आया हूँ, मैं कहा नहीं, तो बोला जो डायरेक्टर मांगेगा तो मैं करूँगा, जब तक चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक्टर डायरेक्टर की हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार होता है। डायरेक्टर को अपनी डिमांड्स क्लियरली रखनी चाहिए। 2 सवाल और उसके बाद हम लोग, एक तो पहला तो ये बता दीजिए कि तिग्मांशु ने अभी, शायद आप इसका जवाब भी दे चुके हैं लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार दर्ज हो ये कैमरे पे, कि तिग्मांशु ने कश्मीर फाइल्स और इस तरह की इस कैटेगरी में आने वाली फिल्मों को ख़राब कहा, घटिया कहा, उस पर क्या टेक, और आप उनके साथ काम भी कर चुके हैं कभी? जी जी। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है और उसका स्वागत है। ये डिबेट खुल के होना चाहिए। हमारे हर डायरेक्टर्स के बीच में खुल के बात होनी चाहिए, और होती भी है। मैं जब उन्हें व्यक्तिगत तौर पे मिलता हूं तो हम बहुत खुल के बात भी करते हैं। उन्होंने अभी मेरे साथ एक कमांडो जो मैंने वेब शो बनाया उसमें उन्होंने अभी मेरे साथ काम किया है। और मैं मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा अंग यही है कि वी कैन अग्री टू डिसअग्री। आप मेरे काम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं खुलेआम, मेरे मुंह पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम ऑलवेज। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ये उनका टेक है, उनको वो फिल्में जेन्युइनली अच्छी नहीं लग सकती हैं। ऐसा ईगो होना चाहिए कि मैंने एक फिल्म बनाई तो वो तिग्मांशु धूलिया हो या कोई भी और डायरेक्टर हो उसे अच्छी लगनी ही चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूरी। मुझे उनका हर काम अच्छा नहीं लगता, और वो बात भी मैं उनको बताता हूँ कि मुझे ये वाला काम नहीं अच्छा लगा। अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी, वो मुझे नहीं ठीक लगी थी, तो वो होता है ना। और ऐसा क्रिएटिव फ्रीडम होना ही चाहिए, और हमारा सबका है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दादा का एक पॉइंट है। मेरा प्रॉब्लम है कि आप रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। अच्छा। एक फिल्म बनाने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं टेक्नीशियंस, आप अगर फिल्म पहले तो क्रिटिसिज्म से पहले फिल्म देखना चाहिए। अच्छा। अगर आपने फिल्म नहीं देखा तो आपका हक नहीं है उस फिल्म के बारे में कोई कमेंट करना। नसीर साहब ने भी केरला मैंने मतलब विपुल जी नाराज थे मेरे ऊपर, लेकिन मैंने बोल दिया था कि नसीर साहब जैसे रेस्पॉन्सिबल, और उसको गॉड माना जाता है इंडियन एक्टिंग की, वो अगर कोई फिल्म ना देख के एक कैटेगराइज कर दे तो मुझे वो एक्सेप्टेड नहीं है। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी क्रिएटिव इंडिविजुअल दूसरे की क्रिएशन को अगर रेस्पेक्ट ना करे, एस्थेटिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, एस्थेटिकली अगर वो ना करे तो मुझे उनकी आर्टिस्ट होने के ऊपर शक है। देखिए, मेरा एक ही पॉइंट था कि नसीर साहब हमारे बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं। उनका विरोध हमारे साथ या हमारी इस फिल्म की आइडियोलॉजी के साथ जो भी हो, और अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया है ना, मैं उस कल्चर से आता हूं जहां पे मैं अपने बड़ों की किसी भी बात को कभी कन्फ्रंट उस तरीके से नहीं करता। मुझे अगर कुछ कहना होगा, मैं नसीर साहब का वक्त लेके जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में उस प्रतिक्रिया को मैं सर आंखों पे मैं उसको पब्लिकली कभी रिएक्ट नहीं करूंगा। ये मेरा पॉइंट। लेकिन सर बड़ों की तरह बिहेव भी करना चाहिए। वो ठीक है। अगर मैं आपको भगवान मानता हूं, आपको भगवान बनना चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं है, फिल्म ना देख के अगर आपने कमेंट करेंगे तो मुझे आपके ऊपर मेरा कोई रेस्पेक्ट बचा नहीं रहेगा। सर मैं तो देखिए, मैं थिएटर का आदमी हूं, और हमारे थिएटर में ये होता था कि अगर हमारे सीनियर ने कुछ बोल दिया, अगर उन्होंने ये भी बोल दिया ना कि गाड़ी के सामने कूद जाओ,
तो हम सोचते नहीं थे, कूद जाते थे। ऐसा हम ऐसे नहीं करते। ये हमारा डिसिप्लिन था और मैं उसी को आगे, हाँ मैं ज़रूर कभी चर्चा करना चाहूँगा इस पे, पर वो बिल्कुल बंद कमरे की बात होगी। अच्छा, ख़त्म करने की ओर आते हैं, बहुत चर्चा होती जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो माओइस्ट वर्सेस सरकार, ये जो चल रहा है, ये चलता है, इसका क्या आप सोल्यूशन क्या देखते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं एक बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अधिकारी बनने की, तो वहाँ पे डिबेट्स होती थी। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि उसमें एक टॉपिक था कि नक्सलवाद पे। तो ऐसा होता था कि आप इनसे हिंसा से नहीं निपट सकते, तो इसका काउंटर आता था कि फिर वो तो हैं, वो हिंसा वो खुद करते हैं, तो उनसे हिंसा से निपटना चाहिए। तो उस पे पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक वो दिया जाता था, रेफरेंस दिया जाता था, या अन्य आतंकवादियों का रेफरेंस दिया जाता था। तो उसका एक काउंटर आता था कि वो अपने ही लोग हैं। तो आप लोग क्या इसका सोल्यूशन, इस पूरे उसको क्या सोल्यूशन देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक फिल्म मेकर का काम एक फिल्म बना के एक टॉपिक को लोगों के सामने रखना है। ये आप सोचिए कि जहाँ इतनी वायलेंस हो रही है बस्तर में, और जहाँ जहाँ नक्सलवाद एग्जिस्ट करता है, और शहर में बैठे लेफ्ट लिबरल्स उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नैरेटिव 50 साल से ये चल रहा है कि नक्सलवादी जो है वो रॉबिन हुड है। अब एक दूसरी साइड खुल के सामने आ रही है कि यहाँ पे तो बहुत भयानक वायलेंस हो रहा है, वो भी निहत्ते गरीब लोगों पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी जल जंगल जमीन जा रही है, तो वो जेन्युइन विरोध करते होंगे, जैसे अभी हंसदे वाला। ये ना एक हिपोक्रेसी है। अच्छा, ये हर ट्राइबल की हक है जंगल जमीन की ना। बाकी ट्राइबल एरिया, बाकी के बारे में जैसे हसदेव को लेके भी हुआ था। फिल्म मेकर है तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक बस्तर की सवाल है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं, और आप चेक कर सकते हैं, ना बस्तर का इशू जल का है, ना जंगल का है, ना जमीन का है, ये इशू और कुछ है। अच्छा, तो एज अ फिल्म मेकर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा काम जो था वो काम हमने फिल्म में कर दिया, लेकिन एज ए इंडिविजुअल पूछेंगे तो कानून व्यवस्था की जो प्रॉब्लम है, बंदूक लेके अगर आपके सामने कोई खड़े है, वो कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है, तो उसको कानून व्यवस्था की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात है, उसको पॉलिटिकली लड़ना चाहिए। देखिए, मुद्दा क्या है कि हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इससे हमारे देश का नुकसान क्या हो रहा है। आज एक NHRC की रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी को नक्सलवाद की वजह से $3 ट्रिलियन का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब आप सोचिए कि अगर ये $3 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में आते तो शायद आज हम जहाँ हैं उससे बहुत आगे भी हो सकते थे। आज नक्सलवाद का जो ये प्रॉब्लम है, और जो शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल्स हैं, ये मिल के भारत को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे भारत के युवाओं पे भी तो उसका असर पड़ेगा। कल को अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बुरा डैमेज करेंगे, तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे तो जो भारतीय युवा है, बड़े बड़े सपने लेके पूरी दुनिया पे अपनी जीत कायम करना चाहते हैं, उन सबके सपनों पे असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक रीजन का इशू नहीं है, ये समहाउ ये पूरे देश को कनेक्ट करता है, समहाउ पूरे देश को असर करता है। इसलिए हमने इस विषय को लोगों के सामने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के सामने हम रखेंगे। वहाँ से एक शुरुआत होनी चाहिए, हमारी फिल्म पहला कदम होना चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसका एक्शन क्या होगा वो लोग तय करेंगे। हम इतना नहीं समझते कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अगर हम दे पाते तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती, लेकिन हमारी विजन उतने वहाँ तक नहीं जाती, वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस सिचुएशन पे काफ़ी काम हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद थोड़ी सी तेज़ी और आएगी और ये इशू नेशनल इशू की तरह डिबेट होगा। ये हमारी फिल्म का पर्पज़ है, और अगर ये पर्पज़ अचीव हुआ तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। बहुत से अभी सवाल रह गए हैं, कुछ मेरे पास ये पूरा बहुत सारे सवाल मैं लेके आया था, पर कोई बात नहीं, समय की वो मांग है कि अब इंटरव्यू ख़त्म किया जाए, फिर किसी दिन मिलेंगे, फिर और विस्तार से बातें करेंगे इसके बारे में। 15 मार्च को फिल्म आ रही है, नक्सल बस्तर द नक्सल स्टोरी।
उसको जाकर आप लोग देखिए और फिर अपनी राय बनाइए। ऐसा कहना है विपुल शाह का, सुदीप्तो सेन का और अदा शर्मा का। शुक्रिया।